हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव की सीरीज लेकर आया था, ठीक है, जिसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है। तो इसी सीरीज में मैं आपके आज अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 10 वित्तीय बाजार के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने इससे पहले की चैप्टर जो कि 9 चैप्टर मतलब कि पहले के जो 9 चैप्टर है जो अब तक के हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या केस स्टडी की वीडियो देखना चाहते हैं, तो उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बेझिझक वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है। वाणिज्यिक जो विपत्र होता है वो कौन लिखता है? क्रेता द्वारा, विक्रेता द्वारा, बैंक द्वारा या जनता द्वारा? वाणिज्यिक विपत्र, ठीक है, कौन लिखता है बताइए। तो जो वाणिज्यिक विपत्र होता है वो विक्रेता लिखता है, ठीक है। कौन लिखता है? विक्रेता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। जो अधिमान अंश होते हैं उन पर लाभांश दर कैसी होती है? स्थिर होती है, चल होती है, अचल होती है या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो बताइए अधिमान अंशों पर लाभांश की दर कैसी होती है? तो अधिमान अंशों पर जो लाभांश की दर होती है वो आपकी स्थिर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्थिर। चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। निर्देशक को शिक्षा प्रदान करना सेबी का कार्य है। जो निर्देशक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना सेबी का कार्य है, और ये बताना है आपको कि सेबी का कौन सा कार्य है। अगर आपने 10वां चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि सेबी के 3 कार्य होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं मैं आशा करता हूँ कि वो आपको पता होगा, ठीक है। पहला है ऑप्शन संरचनात्मक, संचालन संबंधी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी विकास संबंधी। बताइए निर्देशक को शिक्षा प्रदान करना सेबी का कौन सा कार्य है? संरचनात्मक, संचालन या विकास संबंधी? कौन सा कार्य है आपको ये बताना है। तो निर्देशक को शिक्षा प्रदान करना सेबी का संरचनात्मक कार्य है। कौन सा है? संरचनात्मक कार्य, ठीक है। सेबी के 3 कार्य होते हैं, संरचनात्मक, संचालन और विकास संबंधी, ठीक है। ये पेपर की दृष्टिकोण से जो सेबी के कार्य हैं तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में 100% इन तीनों में से कोई ना कोई पूछा जाने वाला है। तो जो सेबी के कार्य हैं इसको याद कीजिएगा, और लास्ट में मैं चलकर आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में आने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप उन पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संगठन का निर्माण करने के लिए कम से कम व्यक्ति होने चाहिए। चलिए यहाँ पर अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है। संगठन संगठन का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 12, 1, 6 या 1 से ज़्यादा? अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, आपने 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा है कि हम जो संगठन का निर्माण करते हैं उसके लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, ठीक है। बताइए कितने व्यक्ति चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 से अधिक। किसी भी संगठन का निर्माण करने के लिए 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक सिंगल व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, 1 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उसके कार्य कौन कौन से हैं बताना है आपको। ऑप्शन में जो दे रखा है कि वो वाणिज्यिक बैंकों में शामिल है या नहीं है। ऑप्शन है जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, लॉकर सुविधा, और ऑप्शन डी सभी। तो जो जो वाणिज्यिक बैंक होता है, क्या ये वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक के ही तो ये सारे कार्य हैं। जमाएं स्वीकार करता है, ऋण देता है और लॉकर की सुविधा भी देता है, ठीक है। तो ये सभी जो कार्य हैं वो वाणिज्यिक बैंक में किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है। भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? ऑप्शन ए 21, 22, 23 या 24। तो बहुत बच्चे 24 बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले 24 स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन जो फिलहाल हैं वो 23 है, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 23। भारत में फिलहाल में प्रेजेंट में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, 24 थे लेकिन अब एक कम हो गया है, इसलिए अब वो 23 हो गए हैं। अगर आपके पास 1 साल पुरानी बुक है तो उसमें 24 लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 24 नहीं अब 23 है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटारा चक्र है। राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल शेयर बाजार का निपटारा चक्र क्या है? ऑप्शन ए T+6, ऑप्शन बी T+2, ऑप्शन सी T+5 या ऑप्शन डी T×2। बताइए निपटारा चक्र इनमें से क्या है? निपटारा चक्र इनमें से क्या है? ये निपटारा चक्र वो है जो कि आपको वो उसमें पता चलेगा, शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्यविधि। ठीक है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा शेयर बाजार पर ट्रेडिंग की कार्यविधि क्या होती है। उसके अंदर जो निपटारा होता है, जैसे कि सबसे पहले ब्रोकर का चयन करना, ठीक है, फिर डीमैट अकाउंट खुलवाना डिपॉजिटरी के पास, ठीक है, फिर आदेश देना, फिर आदेश को पूरा करना, और 5वें नंबर पे आता है आपका निपटारा। ठीक है, तो इसी बात से आप यहाँ पर आंसर पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्रक्रिया याद है तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि निपटारा कौन से पॉइंट पे करते हैं हम। 5वें नंबर पे आता है निपटारा। ठीक है, पहले पे क्या आता है? ब्रोकर का चयन, दूसरे पे डीमैट अकाउंट खुलवाना, तीसरे पे आदेश देना, चौथे पे आदेश पूरा करना, और 5वें पे आता है आपका निपटारा। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, T+5। ठीक है, T+5। अगर यहाँ पर पूछता कि शेयर बाजार का डीमैट अकाउंट का चक्र क्या है, तो डीमैट अकाउंट कौन से नंबर पे आता है? दूसरे पे आता है। सबसे पहले ब्रोकर का चयन करते हैं और फिर डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है आपका? T+2, क्योंकि वो दूसरे पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका T+5, क्योंकि निपटारा है जो 5वां पॉइंट है चक्र का। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको शेयर बाजार के ट्रेडिंग कार्यविधि नहीं याद, शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्यविधि नहीं याद, तो याद कर लीजिएगा, ऐसे ही पेपर में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, NSE के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई? NSE की भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1888, 1600, 2000 या 3000? बताइए। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो जो NSE की भावी व्यापार की शुरुआत हुई थी वह सन 2000 में हुई थी। ठीक है, किस में हुई थी? सन 2000 में। याद रखिएगा, सन 2000 में। अगला प्रश्न देखते, OTCEI। ठीक है, OTCEI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ था? OTCEI की फुल फॉर्म है ऑल द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी आरंभ किसकी तर्ज पर हुआ था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है नेस्डेक, बी नासा, सी सेवी और डी शेयर बाजार। तो किसकी तर्ज पर यह शुरू हुआ था? OTCEI। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये नेस्डेक की तर्ज पर शुरू हुआ था। ठीक है, किसकी तर्ज पर शुरू हुआ था? नेस्डेक की। याद रखिएगा, नेस्डेक। अगला प्रश्न देखते हैं, उस बाजार का नाम बताइए जो वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय करता है। बताइए वो कौन सा नाम है, यह कौन सा बाजार है जो कि वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न करता है और उनका विनिमय करता है? वित्तीय बाजार, मंडी, उद्योग बाजार या सब्जी बाजार? तो पता है आपको ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ना मंडी होगा, ना उद्योग, ना बाजार, सब्जी बाजार। तो बचा कौन सा? वित्तीय बाजार। तो इसका आंसर होगा आपका वित्तीय बाजार, और ये वित्तीय बाजार की ही डेफिनेशन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था की इकाइयों के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था की इकाइयों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, चलिए आपके इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न इसमें आ गया है। बताइए, अतिरेक इकाई, अतिव्यय इकाई, तटस्थ इकाई या ऑल सारे? अर्थव्यवस्था की इकाइयों के अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी। ये तीनों ही इकाइयाँ हैं जो कि अर्थव्यवस्था की इकाइयों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, खजाना बिल मूलतः है। खजाना बिल मूलतः क्या है? अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, दीर्घकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र, पूंजी बाजार का एक विपत्र या उपरोक्त सभी? खजाना बिल क्या है ये बताना है आपको। खजाना बिल है आपका अल्पकालीन कोष कर्ज लेने का एक विपत्र। अल्पकालीन छोटे समय के लिए जो कर्ज लिए जाते हैं उनका एक विपत्र है खजाना बिल। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना कब हुई थी? स्कंद विपणि की स्थापना कब हुई थी? स्कंद विपणि का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब नहीं, कहाँ हुई थी, क्योंकि नाम दे रखे हैं इसमें, कब नहीं, इसमें कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन है दिल्ली, बी लंदन, सी अमेरिका, डी भारत। बताइए कहाँ पर हुई थी? तो जो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी वो आपके लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, या सभी जगहों पर? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी जगहों पर, क्योंकि जो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं वो हर जगह पर स्थित होते हैं, हर राज्य में स्थित होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। 1992, 1993, 1892 या 1234? बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना आपका 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। स्कंद विपणि की हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज के हित की सुरक्षा करती है निवेशक, कंपनी, सरकार या कोई नहीं? स्टॉक एक्सचेंज के हित की सुरक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निवेशक। ठीक है, निवेशक स्टॉक एक्सचेंज के हित की सुरक्षा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरलता का निर्माण करता है। तरलता का निर्माण कौन करता है? संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार या गौण बाजार? बताइए तरलता का निर्माण कौन करता है? तो तरलता का निर्माण आपका गौण बाजार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न। पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार में कैसा व्यवहार करता है? पूंजी व्यवहार अल्पकालीन कोष में करता है, मध्यकालीन में करता है या दीर्घकालीन में करता है या सभी में करता है? पूंजी बाजार किस में व्यवहार करता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन या मध्यकालीन या सभी में? जल्दी जल्दी। तो जो पूंजी बाजार होते हैं वो दीर्घकालीन कोषों में क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो पूंजी होते हैं वो दीर्घकालीन के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी, दीर्घकालीन कोषों में होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नया निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? नए निर्गमन अंशों में कौन व्यवहार करता है? प्राथमिक बाजार, द्वितीय बाजार, तृतीय बाजार या चतुर्थी बाजार? बताइए, ऑप्शन के हिसाब से भी आप आंसर बता सकते हैं। द्वितीय बाजार, तृतीय बाजार और चतुर्थ बाजार तो हमारे चैप्टर में ही नहीं है। बचा कौन सा? प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। ठीक है, दो ही बाजार हैं हमारे चैप्टर में, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। ठीक है, तो ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तो ये तो बाजार है ही नहीं, तो ये ऑप्शन से ही पता चल गया ये गलत है। तो बचा कौन सा? प्राथमिक बाजार, और इसका आंसर प्राथमिक बाजार ही है। प्राथमिक बाजार में ही नए निर्गमित अंशों में व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र की अधिकतम अवधि होती है। जो वाणिज्यिक प्रपत्र होता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 24 महीना? बताइए। तो जो वाणिज्यिक प्रपत्र होते हैं उसकी अधिकतम अवधि होती है आपकी 12 महीना यानी 1 साल। ठीक है, 1 साल तक की इसकी अवधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है बचत खातों पर, चालू खातों पर, मियादी जमा खातों पर या किसी पर नहीं? अधिविकर्ष की सुविधा कौन से खातों पर उपलब्ध कराई जाती है? कौन से पे? चालू खातों पर। ठीक है, चालू खातों पर बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न। व्यापारिक पत्र की अधिकतम समय होती है। व्यापारिक जो पत्र होता है उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की या 24 महीने की? बताइए व्यापारिक पत्र की अधिकतम सीमा। तो व्यापारिक पत्र की जो अधिकतम सीमा होती है वो 3 महीने की होती है। ठीक है, कितने की होती है? 3 महीने की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोषागार विपत्र की अधिकतम समय सीमा। कोषागार विपत्र की अधिकतम समय है 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल? याद रखिएगा, कोषागार विपत्र की पूछिए यहाँ पर। कोषागार विपत्र की 1 साल की समय सीमा होती है। कितनी की होती है? 1 साल की।
ठीक है। वित्तीय बाजार के कितने प्रकार हैं? वित्तीय बाजार के कितने प्रकार हैं? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, दोनों या कोई नहीं? तो वित्तीय बाजार के दो प्रकार हैं, पूंजी और मुद्रा बाजार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों। एनएसई के सूचकांक का क्या नाम है? जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके सूचकांक का क्या नाम है? सेंसेक्स, नासा, निफ्टी और स्टॉक। अपने चैप्टर में आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो दो ही बात बताई गई हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। स्टॉक तो माल होता है और नासा तो एक वो है वैज्ञानिक का है जो कि अमेरिका में है। तो यहाँ पर एनएसई का पूछा है तो नासा होगा नहीं, ठीक है, स्टॉक होगा नहीं, बचा क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन दोनों में से ही कोई आंसर है एनएसई का। इस तरीके से तुक्का मार सकते हैं। अब आपको ये कंफर्म करना होगा कि सेंसेक्स है या निफ्टी है। तो जो एनएसई का सूचकांक है उसका क्या नाम है? निफ्टी। याद रखिएगा, एनएसई के सूचकांक का नाम निफ्टी है, जिसमें कि 50 कंपनियों काम है, 50 कंपनियां सम्मिलित हैं, ठीक है। निफ्टी में 50, याद रखिएगा ऐसे, निफ्टी है जो, इसमें 50 कंपनियां शामिल हैं, निफ्टी 50। और सेंसेक्स में 20 है शायद, ठीक है। सेंसेक्स में 20, निफ्टी में 50, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, सेबी के कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो सेबी के कार्य हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सुरक्षा, व्यक्तिगत, सामाजिक और सभी। बताइए, सेबी के कार्य में क्या ये तीनों आते हैं? नहीं, ये तीनों नहीं आते, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य को सेबी में करते हैं? नहीं करते। सामाजिक कार्य करते हैं? नहीं करते। सेबी का क्या कार्य है? सुरक्षात्मक, संचालन और विकास, तीन कार्य हैं जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केवल एक ही कार्य दे रखा है यहाँ पर, सुरक्षात्मक कार्य, ठीक है। तो सेबी का कार्य कौन सा है? सुरक्षात्मक कार्य, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्कंद विपणि लिमिटेड को केंद्रीय सरकार से मान्यता कब दी गई? स्कंद विपणि का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, हर बार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को केंद्रीय सरकार ने कब मान्यता दी थी? 13 अप्रैल 1323, 26 अप्रैल 1995, 29 अप्रैल 1892 या 26 अप्रैल 1992? बताइए। तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर, वो होगा आपका 26 अप्रैल 1992, ठीक है। 26 अप्रैल 1992 को स्टॉक एक्सचेंज को सरकार ने मान्यता दी थी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना कब हुई? विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1774, 1874, 1775 या 1873? विश्व में पूछा है यहाँ पर, विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो जो विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी वो 1775 में हुई थी, ठीक है। 1775 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक बाजार की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पर क्या पूछा है? अंतर्गत नहीं आते, मतलब जो प्राथमिक बाजार है इसकी विशेषताओं में कौन सा नहीं आता? ऑप्शन में देखना है कि प्राथमिक बाजार की विशेषता कौन सी नहीं है। बिक्री का प्रस्ताव है, तरलता उत्पन्न करना नहीं है, निजी व्यवस्था, सार्वजनिक निर्गमन। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि प्राथमिक बाजार की विशेषता नहीं है? कौन सा है? तरलता उत्पन्न करना, ठीक है। तरलता उत्पन्न करना, प्राथमिक बाजार में जो होती है वो तरलता उत्पन्न नहीं करती। तरलता कौन उत्पन्न करती है? गौण बाजार करती है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो तरलता गौण बाजार में उत्पन्न होती है, ना कि प्राथमिक बाजार में, ठीक है। बाकी के जो तीनों हैं, बिक्री का प्रस्ताव भी होता है, निजी व्यवस्था की जाती है और ये सार्वजनिक निर्गमन भी इसमें होते हैं, लेकिन तरलता उत्पन्न इसमें नहीं होता। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है कहलाता है। उस बाजार का नाम बताना है जिसमें कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार या कोई नहीं? तो दीर्घकालीन व्यवहार कौन से बाजार में किया जाता है? पूंजी बाजार में, ठीक है। किसमें? पूंजी बाजार में। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां हैं, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां कौन कौन सी हैं? खजाना बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक बिल या सभी?
मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां बतानी है आपको। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां हैं। अगला प्रश्न, ऐसे बाजार जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यक्त किया जाता है कहलाता है। एक उस बाजार का नाम बताना जिसमें कि अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। पीछे दीर्घकालीन पूछा था, अब अल्पकालीन पूछा है। मुद्रा बाजार होगा, पूंजी बाजार होगा, द्वितीय बाजार होगा या कोई नहीं। तो अब ऑप्शन के अनुसार टिक कैसे लगाएंगे, तुक्का कैसे मारेंगे। देखिए, पूंजी बाजार का आपको पता है, इसमें दीर्घकालीन आता है। द्वितीय बाजार है नहीं, ऑप्शन डी कोई नहीं, हो नहीं सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन ए, यही इसका करेक्ट आंसर है। अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार मुद्रा बाजार में किया जाता है। ठीक है, मुद्रा बाजार इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसे भी देख लेते हैं। पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं, पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या आते हैं, प्राथमिक आता है, गौण आता है, दोनों आते हैं या इनमें से कोई नहीं आता। पूंजी बाजार में कौन कौन से आते हैं, तो पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और गौण बाजार दोनों ही आते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार के ही अंश हैं, कौन से, प्राथमिक और गौण। इसके ही दो प्रकार है, पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार के दो प्रकार हैं, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो की ये लास्ट प्रश्न थी यहाँ पर, जो कि समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इन प्रश्नों से आप कुछ नया सीख पाए होंगे। जो आपको याद नहीं होगा वो आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपको कितना तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ हद तक नया सीख पाए होंगे, और ठीक है, इससे आपकी बहुत हेल्पफुल हुई होगी और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, जाने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर से कितने पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ताकि अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अगर आप उन पॉइंट्स को ही पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए बता देता हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेबी के कार्य, जो कि 3 कार्य हैं, पीछे हमने चर्चा की उसके ऊपर। सेबी के कार्य और उसके उद्देश्य, ठीक है, सेबी के कार्य और उसके उद्देश्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। उसके बाद आता है शेयर बाजार के कार्य, ठीक है, शेयर बाजार के कार्य। उसके बाद शेयर बाजार पर ट्रेडिंग कार्य विधि, जिसके ऊपर प्रश्न आया था निपटारा वाला, जिसका आंसर T+5 था, याद रखिएगा। अगला है शेयर बाजार सूचकांक क्या होता है, ठीक है। अगला मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, पता ही आपको क्या होते हैं। नगद निधि अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। सेतु वित्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। CRR, ठीक है, सेतु वित्त यानी कि ब्रिज फाइनेंशियल। अगला है वित्तीय बाजार के कार्य, और लास्ट है वित्तीय लिवरेज, जो 100% पेपर में आएगा। वित्तीय लिवरेज, मेरे पेपर में भी ये आया था। वित्तीय लिवरेज ये 1 नंबर में आएंगे। वित्तीय लिवरेज हो गया, फाइनेंशियल ब्रिज हो गया, नगद निधि अनुपात हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो 1-1 नंबर में आएंगी। और ये बाकी के जो कार्य उद्देश्य हैं, ट्रेडिंग कार्य विधि है, ठीक है, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार है, ये सारे ज़्यादा नंबर में आ सकते हैं। तो ये है आपकी, एक बार मैं इनको क्लीन कर देता हूँ, फिर आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो ये है वो मेन पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो केवल इन पॉइंट्स को पढ़िए, आप बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में जान पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स भी पेपर में ला पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कुछ आपको गड़बड़ लगता है तो। लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।